आपने बात बिल्कुल सही कही। इवन अ, योगी आदित्यनाथ मुंबई आए हुए थे प्रचार प्रसार के लिए, फिल्म सिटी के लिए, और बाकी अ, फंडिंग चाहिए होती तो मुंबई मिलती। अर्थनीति का जो शहर है वो तो यही है, फाइनेंशियल कैपिटल तो यही है। लेकिन जब फिल्म वालों से मुलाकात हुई तो सुनील शेट्टी रो पड़े। बोलते हैं, बायकॉट बॉलीवुड, ये जो ट्रेंड है आपने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी से कहिए इसको बंद करवाएं। यही सॉफ्ट पावर है, यही संगीत है, यही फिल्में हैं जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर एक-एक कोने में लेके गए हैं। यही अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राज कपूर साहब, अ, चाहे वो सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली हो, या बाकी एक से एक जो ग्रेट मूवीज़ हिंदुस्तान से आई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का सर ऊँचा किया है। आज उसके बायकॉट की बात करते हैं। एक तालिबानी वर्ग हिंदुओं में उभर रहा है। मैं तो ओपनली वर्ड यूज़ करता हूँ। ये तालिबानी वर्ग है। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर जिस ढंग से बायकॉट्स होते हैं, जिस ढंग से की बातें होती हैं, यहाँ भी हो रहा है। जैसे बजरंग दल ने अहमदाबाद में पठान फ़िल्म के लिए वहाँ पर एक मॉल के अंदर जो उन्होंने सारा बहुत हल्ला-गुल्ला किया है, पोस्टर फाड़े हैं और वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई वहाँ पर। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेते, एफआईआर भी नहीं होता है। बल्कि वहाँ के एक नए मंत्री हैं जगदीश विश्वकर्मा, वो तो कुछ दिन पहले अपनी वडगाम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोग मिलते आते हैं, कहते हैं, "आप लोग तो विश्वासघाती हो। आपने तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को जगदीश मेवानी को जिताया है, आप देशद्रोही हो, आप उससे बात मत करो।" जब आप अपने वोटर को, अपने नागरिकों को, वो सारे हिंदू हैं वो, उनको आप विश्वासघाती और देशद्रोही बोल देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली बचता क्या है समाज के अंदर? हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, शिवा जी। देखिए एक पूरे उत्तर भारत में शिक्षा का नाश किया गया है। आप देखिए शिक्षा के सभी बड़े संस्थानों में पुलिस घुसाई गई या अपराधी घुसाए गए। आपको याद होगा जेएनयू में नकाबपोश अपराधी घुस करके उन्होंने कितना खून खराबा किया और उनका आज तक पता नहीं चला है। जो नकाबपोश जामिया में पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का हमला किया था और जो जघन्य अपराध किया था दिल्ली पुलिस ने, उसका हमें नहीं पता कि दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी को उसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया है क्या? नहीं ठहराया गया। एएमयू में हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में त्राही-त्राही। आप ये बताइए कि अशिक्षित समाज या अधकचरा समाज और उसके हाथ में आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नफ़रती ज्ञान दे दिया है। हर हाथ में है। या तो आप नफ़रत देखिए या पोर्न देखिए, 2 ही चीज़ें हैं और बहुत सभ्य हो जाइए तो क्रिकेट देख लीजिए। तो ये यही हमारे समाज में बचा है। और इसके इस तरह से शिक्षित होता, दीक्षित होता समाज बार-बार इन्हीं की मिरर इमेज बन रहा है, इन्हीं चीज़ों की मिरर इमेज बन रहा है। लोग बड़े आराम से अब शराब पीने को ना सिर्फ़ ये कि बड़ा सही मानते हैं, बल्कि अगर किसी घटना कांड में बहुत जघन्य घटना में अगर शराब का भी कोई रोल हो और उस पर कोई सवाल उठाए, तो ऐसे बात होती है जैसे सवाल उठाने वाले ने बड़ी गलती कर दी कि जो व्यभिचारी जो व्यवहार है उसको बढ़ावा देने के लिए जो कारक हैं, आप उन पर बात नहीं कर सकते। हुँ। तो ये सारा बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि शराब समाज से दूर की जाए, शराब सब सब वर्गों तक पहुँच जाए, इसकी कोशिश है। और मैं सिर्फ़ शराब को ही बुरा नहीं कह रही मगर ओवरऑल आप जुआ खेलने को आप देख लीजिए, जिस तरह के अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं और उसका प्रचार चल रहा है कि आप ये खेलिए, तो अब किसी भी तरह की मीनिंगफुल मसरूफ़ियत जिसे हम कहते हैं कि आप व्यवसाय करें, उससे निकल कर के हम कहीं और चले गए। और ये जो आपने बॉलीवुड का ज़िक्र किया, बॉलीवुड हमारा बहुत बड़ा औज़ार था, हमारा सॉफ्ट पावर था, हमारी संस्कृति के बारे में बात करने के लिए कि कैसे इस देश में सभी तरह के लोग अमीर-गरीब और अलग-अलग धार्मिक लोग किस तरह से रहते हैं और उनमें कितना भाईचारा है। ये बुरा मानने लगे हैं लोग। अब उन फ़िल्मों को जिनको सेलिब्रेट किया गया किसी ज़माने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता दिखाने के लिए, उनका उपहास उड़ाने लगे हैं। उनको ये मूल्य अब बुरे लग रहे हैं। हमारे मूल्य बदल गए हैं। अ, आपने आपने ये जो बात कही कि एक आर्टिफ़िशियल तरीक़े से एक नया बॉलीवुड पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है या फ़िल्म उद्योग पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो टैलेंट सामने आएगा और उस वो सरकारी टैलेंट जो सामने आएगा
आप यकीन करें कि वो कितना विभत्स होने जा रहा है। वो मतलब उसके वो जो सुपरस्टार आज के हैं, हिंदुत्व के जो सुपरस्टार हैं, जो सरकारी फ़िल्में बनाते हैं, वो उसके अलावा और क्या करेंगे जिसमें कश्मीर या तो फाइल्स को नफ़रत लिए होगी। ना, कश्मीर फाइल का विवेक अग्निहोत्री, उसके बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोवा में फिल्म जाती है, तो वहाँ पे जो इज़राइली उनके चीफ होते हैं जूरी के, उनके जो कमेंट्स आते हैं, तो उसके ऊपर तो सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे कोई उसने इस देश में आके बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसने सिर्फ हकीकत बयान की थी। अब मैं भी आधा परिवार मेरा बड़ा कश्मीर से है, वस्तुपरक कमेंट था लेकिन मैं उनका। समझता हूँ कि आप दुनिया में बहुत सारी विभत्स घटनाएँ हुई हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि उन विभत्स घटनाओं को इतने लार्ज स्केल पे, इस मैग्नीट्यूड पे आप ऐसे दिखाएँ कि जिससे समाज के अंदर घृणा फैल जाए, वो आपको नज़र नहीं आती इससे क्या? सबसे बड़ी दिक्कत कश्मीर फाइल से यही हुई कि उसका पर्पस उस घाव को ना भरना था, ना कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार से कोई रिहैबिलिटेशन की माँग करनी थी, ना उनकी सुरक्षा की माँग करनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ बदला था उसका मकसद कि उस वक़्त ये हुआ था, अभी तुम तक ये बात पहुँची नहीं थी, अब हम पहुँचा रहे हैं, तुम बदला लो और पूरा भारत बदला ले। तो ये तो भारत के लोगों का विवेक है कि उन्होंने उसको नहीं दिया, नहीं उस तरह लिया। और जिन लोगों के मन में ये बात आ ही गई है, हम उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि समाज को मरहम की ज़रूरत है, समाज को नए घाव की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो तकरीबन पोर्न टाइप के फ़िल्में बनाने वाला आदमी था विवेक अग्निहोत्री, और जी। इसने मार्केट को समझा कि अभी ये मार्केट है जब आप नफ़रत ज़दा फ़िल्में बना सकते हैं, और उसने उस पर काम शुरू कर दिया और अभी ये करता रहेगा, बहुत देर तक करेगा, हर विषय पे करेगा। क्योंकि उसको पता है कि वो एक वर्ग है जो हिप्नोटाइज़्ड है, वो उसका कचरा भी देखेगा जाकर के, इसलिए कि वो उसको कहीं न कहीं उसमें उसके उनके डेमिगॉड हैं, उनको स्थापित किया जाएगा कि वो कितने महान हैं, और साथ ही साथ सरकार के अपराधों को जस्टिफ़ाई किया जाएगा। तो ये काम होता रहेगा। बहरहाल फ़िल्म इंडस्ट्री देखिए, पानी जो है, टैलेंट जो है, वो अपना रास्ता ढूँढ लेता है। जो बड़े लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए अब ये दुनिया पूरी पड़ी हुई है। वो कहीं भी जा कर के अपने लिए काम कर लेंगे और अपना क्रिएटिव जो काम है उसको सामने ले आएँगे, लेकिन उससे भारत का बड़ा नुकसान होने वाला है। जो छोटे स्तर के फ़िल्मी दुनिया के लोग हैं, उनका बड़ा नुकसान होने वाला है, जो मूव आउट नहीं कर सकते, जो हॉलीवुड, यूरोप या और कहीं नहीं जा सकते। नुकसान तो उन्हीं का होगा, और वो सब भारतीय हैं, अलग-अलग समाजों के। दिनेश जी, ये देखिए, अभी ये आप इसको रोक नहीं सकते, हम कितना भी चिंता कर लें ना, ये सरकार की तरफ से फंड करके किया जा रहा है। हुँ। ये रोका नहीं जा सकता, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब तक है तब तक आप इस सरकार को बदल नहीं सकते। तो ये हम अब इस चक्रव्यूह में फँस गए हैं। आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड है, अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कितना भी करके नाकाम भी हो जाएँ, तो उनके पास इतना चुनाव हारने के बावजूद वो सारे विधायक खरीद लेंगे, सारे पार्षद खरीद लेंगे, सारे सांसद खरीद लेंगे, और जो सरकार बन भी गई है उसको भी तोड़ देंगे। तो अब हम फँस गए इसमें। अब हमारे पास रास्ता नहीं, हम चर्चा कितनी भी कर लें, क्योंकि सरकार नहीं अगर तय करेगी कि ये गंदगी से बाहर लाना है समाज को, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंड कर रही है इसको। और मतलब यही हमारे घृणा हीरोज़। यही घृणा थी 1947 के बाद में, जो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रैक्टिस की और अच्छे खासे 25 साल प्रैक्टिस की और इस लेवल तक प्रैक्टिस की कि अल्टीमेटली जो जुल्मों की इंतहा हुई, तो दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क बना जो लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट हुआ। तो घृणा आपने अपने लोगों से भी वहां पे कर ली। घृणा का जो रिजल्ट है ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सब जगह एक जैसी हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया के ना जाने कितने मुल्क हो। उसका एंड रिजल्ट वही होता है जो जर्मनी का भी हुआ था और जो बाकी कई मुल्कों का हुआ है। वो मुल्क भी बर्बाद हो जाते हैं, सभ्यताएं भी बर्बाद हो जाती हैं। जी। पूंजीवाद का जो घृणित दौर हम इस समय देख रहे हैं, उसमें हमें उस तरह के इंटरवेंशंस की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए, जब जर्मनी में हो रहा था तो साथ में एक विश्व युद्ध था, और उस विश्व युद्ध की वजह से हार हुई। जर्मनों ने खड़े होकर के अपने अल्पसंख्यक मारे जा रहे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो फैल करके पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह फैल गया था, और सिर्फ जर्मनी में नहीं ज्यूज मारे गए थे,
बाकी के इलाकों में भी जूस मारे गए थे और ये नफ़रत फैल गई थी। मुझे ये लगता है कि हम हिटलर का अंजाम देख कर के ये ना सोचें कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इस समय पूंजीवाद अपना कलेवर जितनी तेज़ी से बदलता है और वो एक जो अंतर्राष्ट्रीय साज़िश है, राष्ट्रों को अपनी मुट्ठी में लेने की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ जो पूरा पैंडेमिक का जो मामला चल रहा है वो बहुत खतरनाक है और उसमें जो डीपॉपुलेशन का जो एजेंडा है जो जो रीसेट का एजेंडा है, यू विल हैव नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, यानी कि सरकारें जो हैं वो लोगों से सब कुछ ले लेंगी और उनके हाथ में सिर्फ इंटरनेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और वो भ्रम में उस तिलिस्म में जिएंगे और खुश रह लेंगे कम खा करके। युवाओं के अपने कोई आकांक्षाएं कोई सपने नहीं होंगे। जो 1% अमीर के बच्चा है उसका तो होगा, लेकिन उसके अलावा किसी का नहीं होगा कोई सपना, कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद, कोई कोई अपने लिए कोई बड़ा ध्येय नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो हम जो 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 दूसरा विश्व युद्ध का की जो परिणति थी, जिस तरह से हुई, हम उतनी अच्छी परिणति बाकी इस समय के जो देश जो कर रहे हैं, उनमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ़ अपनी जनता खुद खड़ी हो, वही एक रास्ता है। और इसीलिए जहाँ-जहाँ भी जन आंदोलन हो रहे हैं, उनको सरकारें आप देखिए किस तरह दबाती हैं। आप धर्म संसद में 20 लाख लोगों के कत्ल का आह्वान करें, हथियार बाँटें, त्रिशूल की ट्रेनिंग दें, आप सारे असलहे बाहर निकाल के लाएँ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो चाहे वो किसी इस प्रदेश का अ, मुख्यमंत्री ही क्यों ना कर रहा हो या देश का कोई बहुत बड़ा नेता ही क्यों ना कर रहा हो और किसी से उसको नुकसान ना हो रहा हो, तो भी वो क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर डाले जाएँगे। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बहुत दिक्कत है। हथियारों के प्रदर्शन से, हत्याओं के आह्वान से, नरसंहार के आह्वान से दिक्कत नहीं है। देखिए ये सरकार कर रही है, इसमें सरकारी फंड और सरकारी महकमे इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारी पुलिस इन्वॉल्व की गई है। आप इसको नहीं रोक सकते। अब हमें इससे गुज़रना ही पड़ेगा, इस भयानक गंदगी से गुज़रना ही पड़ेगा जी, और कोई एक रास्ता नहीं। आखिरी सवाल, सारे चैनल्स उद्योगपतियों के हैं। पहले भी पूंजीवाद के जो पुजारी होते थे उन्हीं के पास होते थे, लेकिन कहीं न कहीं एक पत्रकारिता में भी एक लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी, फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशंस को लोगों के सामने लाना। अब तो उद्योगपतियों के चैनल सुबह से लेके शाम तक सिर्फ आग लगाते हैं, उनका काम नफ़रत फैलाना है। बिज़नेस करने वाले लोग, मेगा बिज़नेस करने वाले लोग, इस समय मेगा लेवल पे आग लगा रहे हैं समाज में। उन्हें ये नहीं पता कि आज जहाँ तुम आग लगा रहे हो, कल को आग तुम्हारे दरवाज़े पर भी तो पहुँचेगी। नहीं पहुँचेगी, उनके दरवाज़े नहीं पहुँचेगी, पहुँच ज़रूर देखिए पहुँचेगी। नहीं पहुँचेगी। वो आपको लगता है कि वो भारत के वो नागरिक हैं। राहत इंदौरी साहब कहते थे ना, लगेगी आग तो आएँगे कई घर जलने, इस लेकिन मोहल्ले में कोई हाँ, हमारे लेकिन मकान थोड़े हैं। आपको याद है कि जब ये पैंडेमिक अपने चरम पे था दूसरी लहर में, तो ये सारे लोग भारत छोड़ गए थे। जो इस देश में टीका बना रहे थे, आदर पूनावाला, वो भी छोड़ गए थे भारत। और वो जो 2 बहुत बड़े गोदी सेठ हैं, वो भी भारत छोड़ गए थे। ये उन तक नहीं पहुँचेगी, ये हमारे और आप तक पहुँचेगी। और आप ये बात याद रखिए कि ये जो किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि ज़मीनें उनको दी जानी थी, उसके विरोध में हुआ। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन 2014-15 में जब जैसे ही सरकार बनी थी, तो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भूमि उनको दी जानी थी, उनको कॉर्पोरेट फार्मिंग करवानी थी। अभी जो पूरा मामला हल्द्वानी का चल रहा है, वहाँ पर 10 नए शहर बसाए जाएँगे और वो बिल्डर लॉबी को दिए जाएँगे और वो सारी की सारी जो ज़मीनें हैं, वो बिल्डर्स के पास जानी है सिर्फ़ इसीलिए तो वो सब कुछ चल रहा है। वो जो झूठ का पूरा प्रपंच चल रहा है हल्द्वानी में। तो वो किसको दिया जाएगा? वो भी गोदी सेठों को दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ ट्रांसफ़र होने के लिए है, लेकिन लोगों में जनरल रिएक्शन ना इसलिए मुसलमान को पहले टारगेट किया जाए। पहले बुलडोज़र मुसलमान के घर चलेगा, बाद में सब जगह चलने के लिए सब कहेंगे देखो कितनी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, अब सब जगह बुलडोज़र चल रहा है। अब हम इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया बुलडोज़र कहीं नहीं चलना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आप किसी के जुर्म की सज़ा उसकी बूढ़ी दादी को या उसकी नवजात बच्ची को नहीं दे सकते, उनके सर से छत नहीं हटा सकते। हम ऐसा समाज हो गए हैं, हम ये कहते हैं कि बुलडोज़र क्योंकि वहाँ भी चला था, तो यहाँ भी चले और सब जगह चले।
हम ये नहीं कहते बुलडोजर अपने आप में सरकारी अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। और एक जज ने बिहार के एक जज पर ने इसके ऊपर शिवा जी, सवाल अब तो उठाया। अदालतें भी सारे बुलडोजरों के ऊपर चुप हैं। मैं एक आपसे एक्शन यही नहीं कह है, रही हूँ। एक तो डिसीजन नहीं आपके है जो बुलडोजर को रोक दे। मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जितने भी लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र का मतलब असरदार, धारदार संस्थान जो पावर को कंट्रोल करें। पावर को कंट्रोल करने वाले सभी संस्थान, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो विजिलेंस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, वो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो आपने जब सारे संस्थानों पर जी हुजूरी करने वाले बिठा दिए, यस सर कहने वाले बिठा दिए, तो आपको न्यायालय से भी वही सब मिलेगा, आपको इलेक्शन कमीशन से भी वही मिलेगा, आपको विजिलेंस, ईडी, सीबीआई, आईबी हर जगह से वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने देखिए, उनको सरकारें क्यों बनानी, उनको सरकारें इसीलिए केंद्र में सरकार बना के रखनी है कि ये जो सारे केंद्रीय संस्थान हैं, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते थे, जो ऑडिट करते थे, जो ये तय करते थे कि ये व्यवहार नहीं सही है, उनको ही तो काबू में करना है। इसीलिए तो ये सरकार चाहिए, वरना क्यों चाहिए? वरना तो उनको सिर्फ अपनी गोदी मीडिया से काम चल जाता। गोदी मीडिया और गोदी सेठ के साथ साथ उन्हें ये सारे संस्थान चाहिए, तभी 100% काबू होगा। और ये वो कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, चाहे वो रेलवे के भूमि का मामला हो, चाहे वो इस तरह के और बैंकों का मामला हो, ये शुरुआत हो सकता है आपको लगे कि मुसलमानों की बस्ती से हो रही है, ये सब पर जाएगा, क्योंकि ये सारी जमीनें उनको लेकर के गोदी सेठों को देनी है। तो ये आप भूल, और ये मत कहिए कि आग उन तक पहुंचेगी, उन तक नहीं पहुंचेगी। वो भारत के निवासी नहीं है, वो भारत में तब तक है जब तक उनको भारत की सरकार से अपने लिए मराद चाहिए, अपने लिए विशेषाधिकार चाहिए। वो भारत के नागरिक नहीं है सिर्फ, वो दुनिया में उनके लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है, वो कहीं भी चले जाएंगे। और इस तरह का चरित्रहीन पूंजीवाद अब बहुत जगह है जो ऐसे लोगों को आने भी देगा, वो जी, कहीं भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल। ये खुशफहमी है। आम जनता जरूर सोचे कि लगेगी आग तो उनके अपने घर भी जद में आएंगे, ये सिर्फ आम जनता के लिए है। आज बिल्कुल आप भारत में जो लोग खुदकशी कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू युवा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, उनकी ओर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि इमोशनल मुद्दे जो हैं, वो पैदा रोज़ किए जाते हैं, रोज़ उन पर एक इमोशनल में भी ऐसी सिर्फ एक ही इमोशन बचा है, वो घृणा का जी, इमोशन है। जी, घृणा का इमोशन हिप्नोटाइज्ड है। है, हम घृणा से हिप्नोटाइज्ड हो जी, गए हैं। बिल्कुल, और उसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, और इसीलिए सभ्यताओं का पतन भी होता है। और ये भले ही आर्थिक रूप से भारत आपको थोड़ा सशक्त होता हुआ नज़र आए कुछ सालों के अंदर, लेकिन जो समाज अंदर से सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से टूट जाता है, फिर वो पतन की ओर आगे बढ़ता ही चला जाता है, और अच्छे-अच्छे जो रिच सोसाइटीज़ हैं, वो भी बँट जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि समाज बँट जाता है। जितने अगर जघन्य अपराध हुए हैं दिनेश जी, वो सारे के सारे जानने वालों ने, परिवार वालों ने, दोस्तों ने किए हैं, और ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है, बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। पिता बिल्कुल। पुत्री की हत्या करके सूटकेस में भर के, या कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करके टुकड़े-टुकड़े करके, या कोई माँ और बेटा मिलके पिता की हत्या करके उसके टुकड़े-टुकड़े फेंक रहा है, ये सारे, या दोस्तों में आपस में हो रहा है, ये सारे अपराध जो हैं हम आपस में कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा समाज हिंसक हो रहा है इसमें, और ये एक्सट्रीम वायलेंस की ओर जा रहा है। यही एक चिंता का विषय है, और इसे कोई रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कहीं से कोई कोशिश होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, हम आपसे विदा लेंगे, और शिवा जी, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी व्यस्त शेड्यूल के बीच में, और कई आपकी बाध्यताएँ भी हैं, मैं समझता हूँ, आपके घर की, उसके बावजूद आपने थोड़ा समय निकाला हमारे साथ जुड़े। न्यूज़ टाइम की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।